हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई क्लास में। प्रीवियस क्लास में हम लिविंग वर्ल्ड का जो टॉपिक था लिविंग, उसको हमने डिस्कस करा था। आज की इस क्लास में हम टैक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। एंड साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे सिस्टमैटिक्स कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है बायोलॉजी में। अगर टैक्सोनॉमी को आपको समझना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी की हमें नीड क्यों हुई। सबसे पहले ये समझते हैं, फिर आगे समझते हैं कि टैक्सोनॉमी होता क्या है। देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने लिविंग्स के बारे में पढ़ा था कि लिविंग्स क्या होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो वहां से हमने लिविंग्स के बारे में जाना। अब अर्थ पे अगर मैं बात करूं, अर्थ पे जो लिविंग स्पीसीज पाई जाती हैं, अर्थ पे जितने भी प्रजातियां पाई जाती हैं जो लिविंग हैं, वो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन के आसपास होती हैं। एंड एनसीईआरटी इस चीज को लिखता है। नंबर ऑफ स्पीसीज डेट आर नोन, मतलब जिनको हमने डिस्कवर कर लिया है, जिनको हम जानते हैं और उनको हमने डिस्क्राइब कर रखा है, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने बता रखा है। ठीक है, उसका हमें पूरा नॉलेज है। उन स्पीसीज का नंबर जो है वो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन के बीच में है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब ये जो चीज है, ये जो स्पीसीज का नंबर है जो कि 1.7 से लेके 1.8 मिलियन है, ये चीज बताता है बायोडाइवर्सिटी को। अब देखो, जैसे यहाँ पे टर्म लिखी है एक बायोडाइवर्सिटी, अगर आप बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझना चाहो तो बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक बायो प्लस डाइवर्सिटी, प्लस डाइवर्सिटी। अगर आपको बायो का मतलब पता है, बायो का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से अलग होना। और अगर मैं इसको हिंदी में एकदम ट्रांसलेट कर दूं तो उसका मतलब होता है भिन्न होना, एकदम एक दूसरे से भिन्न होना या अलग अलग होना। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में वो एक दूसरे से अलग अलग है या उनके कैरेक्टर एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पे, ये बहुत ज्यादा है, जिसका नंबर आपको 1.7 से लेके 1.8 मिलियन दिया गया है। अब अगर आपको इस बायोडाइवर्सिटी को मान लो स्टडी करना है, आपको बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना है, तो आपके पास 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज है। अब आप ये सोचो कि अगर आप हर एक स्पीसीज को एक दिन में स्टडी करते हो तो आपको कितना साल लग जाएगा हर स्पीसीज को स्टडी करने में? तो बहुत सारे साल लग जाएंगे। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा? टेक्सोनॉमी का यूज करा। अब टेक्सोनॉमी है क्या? जैसे हम क्या करते हैं, चीजों को क्लासिफाई करते हैं। जैसे मान लो चीजों को हम क्लासिफाई करते हैं कि कोई यहाँ पे है, मान लो ये ए है, ए को हमने बी एंड सी में क्लासिफाई करा। ठीक है, टेक्सोनॉमी भी इसी तरीके से क्लासिफिकेशन होता है कि एक ऑर्गेनिज्म हमें मिला, उसको हम क्लासिफाई करेंगे, यानी अलग अलग कैटेगरी में प्लेस करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन क्या है क्लासिफिकेशन की? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अर्ली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इनटू सुटेबल कैटेगरी। हमने देखो कैटेगरीज बना रखी होती है, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। हमने कैटेगरीज बना रखी होती है, उन कैटेगरी में किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी ऑर्गेनिज्म को उन कैटेगरी में प्लेस करना उनके करेक्टर के बेसिस पे, उनके करेक्टर के बेसिस पे क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। एंड क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली, क्योंकि हम हर एक ऑर्गेनिज्म को या हर एक स्पीसीज को इंडिविजुअली नहीं स्टडी कर सकते, इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। अब हम बात करते हैं टैक्सोन की कि टैक्सोन क्या है। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम? कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोन की बात करते हैं कि टैक्सोन क्या है। जैसे हम कैटेगरी बनाते हैं, जैसे हम कैटेगरीज बनाते हैं, मान लो एक कैटेगरी है ए, एक कैटेगरी है बी, एक कैटेगरी है सी। या अगर आपको और अच्छा एग्जांपल चाहिए तो मान लो आप एक क्लास में हैं, अगर आपको और एक अच्छा एग्जाम्पल चाहिए तो मान लीजिए एक क्लास में है। अब मैंने कहा कि क्लास में तीन तरीके के बच्चे हैं, एक तो टॉपर बच्चे हैं, एक टॉपर बच्चे हैं,
एक मीडियम माइंड के बच्चे हैं और एक बैक बेंचर है। एक क्या है, बैक बेंचर है। तो मैंने ये क्या करा, मैंने ये करा कि क्लास में जितने भी बच्चे थे, 30 बच्चे थे मान लो, क्लास में 30 बच्चे थे, तो मैंने इन 30 बच्चों को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन सी कैटेगरी में, टॉपर में, मीडियम में, बैक बेंचर्स में। अब जब मैं टॉपर बोल रहा हूं, जब मैं किसी स्टूडेंट को टॉपर बोल रहा हूं, तो उससे आपके दिमाग में क्या आएगा, जब मैं किसी स्टूडेंट को टॉपर बोलूंगा तो उससे आपके दिमाग में ये आएगा कि ये बच्चा दिन रात मेहनत करता है, यानी कि दिन रात पढ़ता है। ठीक है, मेहनत करने से मेरा मतलब है पढ़ाई का, नहीं तो मेहनत तो मिस्त्री भी करते हैं, ईंट और पत्थर उठाने वाले। ठीक है, तो वो वाली मेहनत आपको नहीं करनी, आपको पढ़ाई वाली मेहनत करनी है। तो जब मैं टॉपर बोल रहा हूं, तो टॉपर से मेरा मतलब है कि वो पढ़ाई कर रहा है, वो बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और अच्छे नंबर ला रहा है। तो जब मैंने टॉपर बोला, तो टॉपर क्या है, एक कैटेगरी है, ध्यान से समझना इस बात को। टॉपर क्या है, टॉपर क्या है, टॉपर क्या है, एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी है। बट इस टॉपर को जब मैं बोल रहा हूं, तो इसके साथ एक कैरेक्टरिस्टिक भी अटैच है। इस कैटेगरी के साथ, ये जो टॉपर कैटेगरी है, इसके साथ एक कैरेक्टरिस्टिक अटैच है। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब मैं आपको बोलता हूं टॉपर, तो आपके मन में आता है कि हाँ एक बहुत पढ़ने वाला बच्चा। ठीक है, आप समझना, जब मैं बोल रहा हूं टॉपर, तो टॉपर तो एक कैटेगरी मैंने बनाई, लेकिन जब मैंने टॉपर बोला तो आपके दिमाग में एक कैरेक्टरिस्टिक आया, क्या, पढ़ने वाला बच्चा। क्या कैरेक्टरिस्टिक आई, पढ़ने वाला बच्चा। क्या कैरेक्टरिस्टिक आई, पढ़ने वाला बच्चा। तो ये जब कैटेगरी प्लस कोई कैरेक्टरिस्टिक आप लेते हो, या आप जब किसी कैटेगरी के साथ कोई एक कैरेक्टरिस्टिक जोड़ देते हो, तो उस कैटेगरी को हम टैक्सोन नाम देते हैं। ठीक है, उस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोन बोलते हैं, या टैक्सा बोलते हैं, टैक्सोन या टैक्सा बोलते हैं। तो इस चीज को क्लियर करो कि कैटेगरी और टैक्सोन बात एक ही है, कैटेगरी और टैक्सोन बात एक ही है। बट बट टैक्सोन जो है वो एक साइंटिफिक टर्म है, टैक्सोन जो है वो बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में एक साइंटिफिक टर्म है। और जब भी आप टैक्सोन की बात करोगे, तो इसमें कैटेगरी कैटेगरी साथ में एक करेक्टरिस्टिक आएगी, साथ में क्या आएगी, करेक्टरिस्टिक आएगी। जैसे मैंने आपको यहां पे बोला टॉपर, तो टॉपर एक कैटेगरी हो गई, और जैसे ही आप टॉपर बोलोगे आपके दिमाग में आएगा पढ़ने वाला बच्चा, तो वो करेक्टरिस्टिक हो गई। तो ये क्या हो गया, टैक्सोन हो गया। इट इज अ साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी। अगर मैं टैक्सोन की बात करूं तो ये साइंटिफिक टर्म है कैटेगरी के लिए। When a category is provided with name and associated with some feature, जब किसी कैटेगरी को मैं एक नाम दे देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे टॉपर नाम दे दिया एक कैटेगरी को, और उस कैटेगरी के साथ कुछ फीचर्स लगा देता हूं, जैसे कि जब आपने टॉपर्स बोला तो आपके दिमाग में आया पढ़ने वाला बच्चा, तो ये क्या हो गया, फीचर हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोन बोलते हैं। सो आई होप आपको टैक्सोन क्लियर हो गया होगा कि टैक्सोन क्या होता है। टैक्सोन हैज डिफरेंट रैंक। अब इसका मतलब क्या है, टैक्सोन हैज डिफरेंट रैंक। अब देखो, जैसे आप मैमल्स बोलते हो, आप क्या बोलते हो, मैमल्स बोलते हो, ये भी एक टैक्सोन है। क्यों, क्योंकि मैमल्स एक कैटेगरी है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मैमल्स में जितने भी एनिमल इंक्लूड होते हैं उन सबके पास मैमरी ग्लैंड्स होता है। हाँ या ना, आप सभी को पता है, हाँ होता है। तो ये क्या हो गया, एक टैक्सोन हो गया। ये क्या हो गया, एक टैक्सोन हो गया। अब इससे एक ऊपर कैटेगरी होती है, मैमल से भी एक ऊपर कैटेगरी होती है, जो कि होती है कॉर्डेट्स की, जो कि किसकी होती है, कॉर्डेट्स की होती है। अब कॉर्डेट्स की जब आप बात करोगे, तो कॉर्डेट्स भी एक क्या है, कैटेगरी है। और कॉर्डेट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होती है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होती है। तो ये भी एक टैक्सोन है। तो टैक्सोन हैज डिफरेंट रैंक, एक ये रैंक है टैक्सोन की, एक ये रैंक है। इसी तरीके से जब आप राइस बोलते हो, तो राइस भी एक क्या है, टैक्सोन है। जब आप प्लांट बोलते हो, प्लांट भी एक टैक्सोन है। जब आप एनिमल बोलते हो, एनिमल भी एक टैक्सोन है। जब आप डॉग बोलते हो, तो डॉग भी एक टैक्सोन है। सो आई होप आपको इसका मतलब समझ गया आ गया होगा कि टैक्सोन हैज डिफरेंट रैंक। अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं किसकी, टैक्सोनॉमी की। व्हाट इज टैक्सोनॉमी,
इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीसीमेन इनटू सुटेबल टैक्सोन। किसी भी एनिमल को या किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को, एनिमल वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लांट भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। एनिमल मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीमेन जिसको आपने डिस्कवर करा है, नई स्पीसीज का मेंबर जो भी है, उस ऑर्गेनिज्म को या उस स्पीसीमेन को एक किसी टैक्सोन में जो उसके लिए सुटेबल है, मतलब जो हमने ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करा, जो हमने उसको ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके साथ मिल रहे हैं, जिनके साथ मिल रहे हैं, उस टैक्सोन में उसको प्लेस करना, उस टैक्सोन में उसको प्लेस करना क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे को कोई एनिमल मिला, मेरे को कोई एनिमल मिला जिसके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, और उसके पास नोटोकॉर्ड भी थी, उसके पास नोटोकॉर्ड भी थी। तो देखो, अब क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड है, तो सबसे पहले मैं इसको कहां रखूंगा? कॉर्डेट्स में रखूंगा, ठीक है। अभी ये चीजें आप आगे भी देखोगे कि कॉर्डेट्स होता क्या है। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना, तो वहां पे कॉर्डेट्स, ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता इन केस, तो वहां पे आप पढ़ोगे, तो उसकी टेंशन मत लो। बस ये चीज समझो कि मान लो अगर मेरे को कोई एनिमल मिला, अब उस एनिमल में मैंने दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि उसके पास मेमोरी ग्लैंड है, उसके पास नोटोकॉर्ड है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि उसके पास नोटोकॉर्ड है, तो उसको कॉर्डेटा में रखूंगा। कॉर्डेटा मैंने आपको बताया एक क्या है? टैक्सोन है। अब क्योंकि इसके पास मेमोरी ग्लैंड्स है, तो कॉर्डेट्स में एक और टैक्सोन होता है जिसको हम बोलते हैं मैमल्स। तो क्योंकि इसके पास मेमोरी ग्लैंड है, तो इस एनिमल को हम कहां रखेंगे? मैमल्स में रखेंगे। कहां रखेंगे? मैमल्स में रखेंगे। इस एनिमल को हम कहां रखेंगे? मैमल्स में रखेंगे। तो यहां पे हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसको एक सुटेबल टैक्सोन दिया कि पहले हम कॉर्डेट में गए, फिर कॉर्डेट में भी मैमल्स होते हैं, क्योंकि उसके पास मेमोरी ग्लैंड था, तो उसको हमने मैमल्स में प्लेस करा। तो ये टैक्सोनॉमी होती है कि जब आप किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को या नए स्पीसीमेन को, मतलब किसी स्पीसीज को बिलोंग करने वाला एक मेंबर या कोई एक नई स्पीसीज आप डिस्कवर करते हो, तो उसको आप एक सुटेबल टैक्सोन में रखो, यानी ऐसे टैक्सोन में रखो जहां पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिले कि बाकी सबके साथ सिमिलर हैं। टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एक बार रफ कर देता हूं। तो आई होप आपको टैक्सोनॉमी समझ में आ गई हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन फीचर्स। टैक्सोनॉमी जो होती है वो फीचर्स पे बेस्ड होती है। अब ये फीचर सेल डिटेल भी हो सकती है, उसकी कोई इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, उसकी एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल फंक्शनिंग किस तरीके से है, एंड मॉर्फोलॉजी उसकी क्या है, उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। ये सब चीजें मॉर्फोलॉजी में आती हैं। तो टैक्सोनॉमी जो होती है वो सेल डिटेल, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, इन चीजों पे बेस होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। यानी कि अगर आप टैक्सोनॉमी कर रहे हो, यानी कि ग्रुपिंग कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है ग्रुपिंग। तो जब आप ग्रुपिंग कर रहे हो, तो उस ग्रुपिंग के दौरान आपको कौन कौन से स्टेप याद रखने हैं। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कैरेक्टराइजेशन और डिस्क्रिप्शन का। कैरेक्टराइजेशन और डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म मिला, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिला, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको नोट डाउन करोगे। उनको क्या करोगे? नोट डाउन करोगे, ठीक है। सेकंड काम आता है आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन क्या करोगे? अब आपको तो सारी स्पीसीज जितनी भी हमें मालूम है आज तक साइंटिस्टों को, हमें उन सभी स्पीसीज के बारे में तो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि क्या ऐसी कोई स्पीसीज पहले तो डिस्कवर नहीं है, बस मेरे को इसके बारे में नहीं पता था। अब ये आइडेंटिफिकेशन होता है किसकी मदद से है? ये आइडेंटिफिकेशन होता है जो पहले स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी हैं उनकी मदद से। एंड उनकी मदद से भी कैसे होता है? उनकी मदद से भी होता है टैक्सोनॉमिकल एड्स की, टैक्सोनॉमिकल एड्स की मदद से, जिसको हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कवर या डिस्कस करेंगे।
अब आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, ठीक है, आपने मान लो आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आपने कहा कि इसके जैसी तो कोई भी प्रजाति पहले नहीं पाई गई। तो अब आप क्या करोगे, उसका क्लासिफिकेशन करोगे। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, उसको टैक्सोन में प्लेस करते हैं। और ये टैक्सोन में जब हम प्लेस करते हैं तो उसको डिफरेंट रैंक से होके गुजरना पड़ता है, क्योंकि टैक्सोन में डिफरेंट रैंक होती है, तो उन डिफरेंट रैंक से होके गुजरना पड़ता है। इसके बाद जब आप उसको एक पर्टिकुलर टैक्सोन दे देते हो तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर यानी उसका नामकरण करते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करा जाता है, उसी तरीके से आप एक स्पीशीज जो आपने डिस्कवर करी है उसका भी नामकरण करोगे। अब ये नामकरण होता कैसे है, ठीक है, नामकरण होता कैसे है इसकी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि करेक्टराइजेशन आप जनरली अपने हाथ से ही करोगे, उसके जो भी करेक्टर है उसको लिखोगे। आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स की मदद से, जिसको हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड क्लासिफिकेशन जब आप उसको डिफरेंट टैक्सोन में प्लेस करोगे वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप टैक्सोनॉमी कैटेगरीज पढ़ोगे, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर को हम इसी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं कि हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अगर मैं बात करूं नोमेनक्लेचर की, एवरी न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसमैन शुड हैव इट्स स्पेसिफिक नेम। हम अगर कोई नई स्पीसीज डिस्कवर करते हैं तो उसका अपना एक नाम होना चाहिए, नहीं तो आप उसको बताओगे कैसे। आपने तो उसको डिस्कवर कर लिया, अब दुनिया को कैसे बताओगे कि मैंने इस नाम का एनिमल डिस्कवर करा है, ठीक है, तो उसके लिए उसको नाम देना जरूरी है। नेम बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एक्सेप्टेड रूल। अब आप जो नाम दोगे वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई एनिमल डिस्कवर करा उसका नाम आप रख रहे हैं रमेश, ठीक है, उसका नाम आप रख रहे हैं सुरेश, ये ऐसे नाम नहीं रखने। हमें जो नाम लिखने हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल के हेल्प से लिखने हैं। एंड ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल बनाए किसने, उसको अभी हम आगे देखते हैं। अब देखो जो नोमेनक्लेचर होता है वो पॉलिनोमियल हो सकता है, मतलब उसमें 3 टर्म या उससे ज्यादा टर्म हम यूज कर सकते हैं। बाइनोमियल हो सकता है जिसमें हम 2 टर्म यूज करते हैं। एनसीईआरटी में बाइनोमियल दिया है तो हम बाइनोमियल ही पढ़ेंगे। अगर हम बात करें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में सबसे पहले बताया था लिनस ने। इसने बताया था लिनस ने, और ये आप याद रखोगे पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये आपको याद रखना है कि लिनस ने इंट्रोड्यूस करा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगर हम बात करें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, तो इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नेम हैज 2 कंपोनेंट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो भी हम नेम देते हैं स्पीसीज को, उसके 2 नाम होते हैं। एक होता है जेनेरिक नाम जो कि उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, अभी ये जीनस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। एंड सेकंड जो है उसके स्पेसिफिक एपिथेट को बताएगा। स्पेसिफिक एपिथेट बेसिकली जो भी आप लास्ट में नाम रखोगे उसका, क्योंकि पहला तो उसके जीनस को बताएगा जिस जीनस को वो बिलोंग करेगा, एंड उसके बाद जो भी आप टर्म लिखोगे, जो भी आप उसका नाम लिखोगे वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ठीक है। सेकंड नेम क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा। सेकंड नेम से मेरा मतलब है जो सेकंड टर्म होगी नेम में वो स्पेसिफिक एपिथेट होगी। अब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल की हमने बात करी थी कि हमें जो नाम लिखने हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल के अकॉर्डिंग लिखने हैं। तो अब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल बनाए किसने, तो एनसीईआरटी में दिया गया है, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो वो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आईसीबीएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि ये वो आईसीबीएन वो एक संस्था है जो प्लांट्स में नाम रखती है। प्लांट में अगर कोई नई स्पीसीज डिस्कवर हो तो उसका नाम रखती है। आईसीजेडएन। आईसीजेडएन क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसी तरीके से आईसीएनसीपी क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, मतलब जिनको कल्टीवेट करा जाता है एग्रीकल्चर में उनका नोमेनक्लेचर अगर हमें करना हो तो आईसीएनसीपी इसके लिए रूल बनाती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं रूल्स फॉर बाइनोमियल क्लेचर। किसके लिए, बाइनोमियल क्लेचर के रूल्स के बारे में बात करते हैं। अगर देखो क्वेश्चन वैसे ये पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो ये याद रखना, ये जो रूल्स थे, ये जो 5 रूल आप देख रहे हो, ये एक
बुक लिखी थी लिनस ने एक बुक लिखी थी। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, लिनस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। उस बुक में इन रूल्स के बारे में बताया गया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल के बारे में। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम जो नाम रखेंगे उसको हम बायोलॉजिकल नेम कह सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम कह सकते हो आप इसको, या स्पीसीज नेम कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो बायोलॉजिकल नेम होने चाहिए वो लैटिन में होने चाहिए, यानी कि उनका मतलब चाहे कहीं भी डिस्कवर हो, कहीं भी पाई जाती हो, हम उसका जो नाम है वो लैटिन के हिसाब से रखेंगे, और उसे जब भी लिखेंगे तो इटैलिक्स में लिखेंगे। अब इटैलिक्स लिखना कैसे होता है? इटैलिक्स अगर आपको लिखना है तो इटैलिक्स लिखने का एक तरीका मतलब इटैलिक्स जो लिखा जाता है वो थोड़ा इस तरीके से होता है, थोड़ा तिरछा होता है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा तिरछा होता है। जब आप कंप्यूटर में इटैलिक्स लिखोगे ना वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, while the second component denotes the specific epithet। और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में बताएगा। बोथ वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। जब आप बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखोगे तो आपको क्या करना है, उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, और जब आप प्रिंट करोगे तो वो इटैलिक्स में प्रिंट करना है। ठीक है, चलिए फोर्थ रूल की अगर हम बात करें, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट वर्ड होगा जो कि जीनस को बताएगा, उसका जो फर्स्ट वर्ड होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। वहीं जो स्पेसिफिक एपिथेट जो कि सेकंड वर्ड है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका जो है वो साइंटिफिक नेम है मैंगो के लिए। किसके लिए? मैंगो के लिए। तो इसको देखिए, जब हमने हाथ से लिखा है तो इसको मैंने सेपरेटली अंडरलाइन करा है अकॉर्डिंग टू द रूल। अब मान लीजिए आपको ऑथर का नाम भी लिखना है, आपको स्पीसीज के नाम के साथ साथ ऑथर का नाम भी लिखना है। भाई मैंने कोई नई स्पीसीज डिस्कवर करी, ठीक है, और उसको मैंने एक नाम दिया, तो उसके साथ मेरा नाम भी तो जुड़ना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट तो मुझे खाना ही है, मतलब क्रेडिट तो मेरे को चाहिए ही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में जो भी नाम है वो लिख देते हैं। जैसे कि नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट के बाद हम ऑथर का नाम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका लिन लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो मैंगो का नाम था मैंगीफेरा इंडिका, वो दिया था लिनस ने। ठीक है, तो ऑथर का नाम लास्ट में आएगा स्पेसिफिक एपिथेट के बाद। तो ये हमारे रूल थे किसके? ये हमारे रूल थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। अब देखिए कुछ और भी नेम है, कुछ और भी बायोलॉजिकल नेम है, लेकिन उन बायोलॉजिकल नेम को मैं अभी यहाँ पे इकट्ठे नहीं लिखवा रहा। क्यों? क्योंकि फिर आप बोलोगे कि इतने सारे नाम याद करने हैं। अभी जब हम टैक्सोनॉमी कैटेगरी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पे कई सारी नेम आपको याद करने पड़ेंगे, साथ में उनकी फैमिली क्या है ना, उनका जीनस क्या है, उनका ऑर्डर क्या है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। तो इसलिए हम वहां पे वो सारी चीजें देखेंगे। मैं यहाँ पे अभी अलग से नेम नहीं लिखवा रहा हूं। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स को ड्राइव करा गया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। और जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है वो लैटिन वर्ड सिस्टमा से अराइज हुआ है। किससे अराइज हुआ है? सिस्टमा से। और इसका मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इसका मतलब होता है। सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया था लिनस ने। सिस्टमैटिक्स के बारे में किसने बताया था? लिनस ने बताया था। सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं बेसिकली, देखो मैं अगर आपको एक शॉर्ट टर्म में बताऊं, तो जो हम टैक्सोनॉमी करते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जब आप इन्हीं कैटेगरी में रिलेशनशिप ढूंढ लो,
रिलेशनशिप ढूंढ लो तो उसको हम सिस्टमैटिक्स कह देते हैं, जैसे कि आपको पता है टाइगर और कैट, है ना। तो हम कहते हैं कि जो कैट है वो क्या है, टाइगर की मौसी है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, रिश्तेदारी ढूंढ दी। हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे रिश्तेदारी या रिलेटिव्स ढूंढ दिए। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। अब देखो यहाँ पे तो मैंने मौसी मजाक में बोल दिया, यहाँ पे जो सिस्टम रिश्तेदारी बोल रहा हूँ यार। यहाँ पे जो रिलेशनशिप से मतलब है, वो ये चाचा ताऊ वाली रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे जो रिलेशन से मतलब है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। वो क्या है, वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होती है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आपका कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो, या जो भी एवोल्यूशन के साथ साथ एक स्पीशीज दूसरे से कैसे रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जहां पे हम एंसेस्टर की बात करते हैं कि आपका एंसेस्टर ये था। सॉरी, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। यहाँ पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है, कि आपका एवोल्यूशन में कैसे एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से रिलेटेड है। एवोल्यूशन जब हो रहा था तो उसमें कैसे एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से रिलेटेड थी, ठीक है, वो होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसमें हो भी सकता है कि आपका कॉमन एंसेस्टर हो एंड नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है कि बस एवोल्यूशन के साथ साथ एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से कैसे रिलेटेड है। इन सिस्टमैटिक्स रिलेशनशिप फाइंड आउट बिटवीन डिफरेंट टैक्सोन एंड प्लेस अकॉर्डिंग टू रिलेशंस। सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द डिफरेंट टैक्सोन एंड फिर उनको प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप। जैसे कि अभी आप टाइगर एंड कैट का एग्जांपल देखोगे, अगर मैं आपको यहीं पे एग्जांपल दूं तो आप देखोगे जो टाइगर होता है एंड जो कैट होता है इनका जीनस अलग अलग होता है। इसका जो जीनस होता है वो होता है पैंथेरा, ठीक है, एंड कैट का जो होता है वो होता है फेलिस। लेकिन इनको एक ही फैमिली में रखा जाता है, जो कि होती है फेलिडेई। तो ये चीज अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे मैंने बस आपको एग्जांपल के लिए बताया कि सिस्टमैटिक्स कैसे काम करती है। एंड यहाँ पे जो रिलेशनशिप से मतलब है वो कैसी रिलेशनशिप है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी एवोल्यूशन में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और सिस्टमैटिक्स अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो टैक्सोनॉमी प्लस में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, सिस्टमैटिक्स है। एंड इसके बारे में लिनस ने ही अपनी बुक सिस्टमा नेचुरा में बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए थे टैक्सोनॉमी के, उसी को यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन करा गया है। करेक्टराइजेशन की बात करें तो कोई भी स्पीसीमैन के फीचर को हम नोट डाउन करेंगे एंड ये जो फीचर हम लिखेंगे ये सेमी टेक्निकल वर्ड में होना चाहिए। सेमी टेक्निकल वर्ड मतलब जैसे अगर मान लो एनिमल है उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स है तो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड लिख दिया, ठीक है। पेंटामेरस यानी कि उस पे कार्पल्स या सेपल्स कितने हैं, 5 हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स, जिसको हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिर आता है क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, एनिमल्स को करेक्ट टैक्सोन में प्लेस करते हैं और ये टैक्सोन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड नोमेनक्लेचर जो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दिया है। तो इसके साथ साथ हमारा जो सिस्टमैटिक्स एंड हमारा साथ ही साथ जो टैक्सोनॉमी है ये कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो कि आपकी होगी वेडनेसडे को, जिसमें हम क्या करेंगे, टैक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी इस चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी से भी रिवाइज करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।